वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज आ चुके हम लोग लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 के फर्स्ट लेक्चर में। तो आज है फर्स्ट लेक्चर, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहीं से आप आगे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन की कहानी में मतलब गति के नियम की कहानी शुरू होती है गति से, और गति क्या होती है ये बताने की जरूरत नहीं, हर बच्चे गति ही पढ़ते आ रहे हैं। अब तक हम लोग गति से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले देख चुके हैं। तो अब हम गति को फिर से एक बार छोटे से तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है गति, मतलब मोशन क्या है। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दे, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चली जाती है, टाइम तो बदलता ही रहता है, तो इस तरीके से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हमने कह दिया वस्तु गति में है। वस्तु की गति की अवस्था में ये अगर किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन ना करे तो सब कुछ आराम से चल रहा था, जैसा कि हम लोग रेखीय गति में पढ़ते आए। लेकिन क्या हो अगर हम वस्तु की गति में किसी तरीके का परिवर्तन करने का प्रयास करें, या फिर अगर वस्तु रुकी हुई है तो उसे अचानक गति में लाने की कोशिश करें, तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, ये इस चैप्टर में बातें होंगी और इसके होने से क्या क्या हमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई वस्तु विराम में है, गति में चली जाती है, तो उसके लिए उसके पीछे कोई कारक कार्य करता होगा। सिमिलरली अगर कोई वस्तु गति में है तो उसकी गति में अगर किसी तरीके का परिवर्तन हो रहा है तो भी उस पर कोई बाह्य कारक काम करता है, और उस कारक को हम बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बल की संकल्पना के बारे में बात होगी बच्चों कि बल का प्रेजेंस है या नहीं, और है तो एक्चुअली वो किस फॉर्म में है, क्या करने की कोशिश करता है। तो वस्तु के गति की अवस्था में चेंज करने की कोशिश करता है। विराम में है तो विराम से उसे नए स्टेट में लाने की कोशिश करेगा, यह बल। तो ये इसका बेसिक सा इंट्रो है कि ये चैप्टर एक्चुअली गति में क्या क्या चेंज देखने को लाएगा। ओके, आइए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो आपने इसके प्रेजेंस में मतलब गति के पीछे होने वाले चेंजेस के फैक्टर के बारे में सुना अभी, और उसका नाम था बल। अब हम जानेंगे कि इस बल के पीछे सोचने के लिए हमें किसने मजबूर किया। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे काम करता है, और उस फैक्टर का नाम है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जड़त्व। आपने बहुत अच्छे से जड़त्व का नाम सुन रखा हुआ है। जड़त्व का मतलब क्या होता है, जड़त्व एक किसी वस्तु की प्रकृति होती है। प्रकृति कैसी प्रकृति, किसी वस्तु का वह गुण, वह नेचर जिससे वस्तु अगर अपनी अवस्था में है तो अपनी अवस्था में बनी रहे, बाहर से होने वाले परिवर्तनों का विरोध करे। तो इस तरीके के प्रॉपर्टीज को, गुणों को हम वस्तु का जड़त्व कहते हैं। मतलब सिंपल से लैंग्वेज में अगर कहें तो जड़त्व वस्तु का गुण है जिससे वो परिवर्तनों का विरोध करती है। कैसे परिवर्तनों का, अगर वो गति में है तो गति में एक समान रूप से बनी रहे, अगर वो विराम में है तो वो हमेशा विराम में बनी रहे, वही इसका गुण है। किसका, वस्तु का। तो किन किन वस्तुओं में ये होगा तो मैं बता दूं, यह गुण ऑलमोस्ट दुनिया में सभी वस्तुओं में पाया जाता है। इसका मतलब कि यह गुण किसी से बचा नहीं, सभी में है। अब यह गुण एक्चुअली डिपेंड किस पर करता है तो बता दूं मैं कि दुनिया में सारे वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान ही उसका सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा कारक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वस्तु में जड़त्व का गुण उतना ही अधिक पाया जाएगा। मतलब भारी वस्तुओं में यह जड़त्व का गुण उतना अधिक होगा, क्योंकि भारी वस्तुओं को रोकना मुश्किल होता है। कैसे मैं बात करूं, जैसे मान सकते हैं कि अगर सामने से ट्रेन आ रही है तो ट्रेन में परिवर्तन करना मुश्किल होगा। अगर वो सीधे चल रही है तो बाहर के आसपास के हवाएं उसके वेग में या फिर उसकी अवस्था में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। वही सामने से हल्की प्लास्टिक की कोई गेंद आ रही होगी तो वो अपने पाथ में डेविएशन कर सकती है। क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है और वही दूसरे का द्रव्यमान अधिक है। वही मैं अगर बात करूं भारी पिंडों की, भारी वस्तुओं की, तो भारी वस्तुओं गति में लाना थोड़ा टफ होता है, वही हल्की वस्तुओं का आसानी से गति में मतलब मोशन में ला सकते हैं। तो जड़त्व एक्चुअली वस्तु के द्रव्यमान की माप है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करें कि जड़त्व किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है या मौलिक भी गुण है। मौलिक ये सभी में होने वाला है, भौतिक गुण है जिससे वस्तु अपनी अवस्था, वो अवस्था कुछ भी हो सकती है,
कौन कौन सी, या तो विरामावस्था या तो गति अवस्था। में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, क्योंकि ये सभी वस्तुओं में है, मौलिक गुण है, सभी वस्तुओं में होना है, तो ये डिपेंड किस पर करेगी, वस्तु में जड़त्व का गुण वस्तु के द्रव्यमान की माप होती है, अर्थात जड़त्व निर्भर करता है किस पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो जड़त्व का जो गुण है वो एक्चुअली द्रव्यमान पे, मतलब द्रव्यमान कम, जड़त्व भी वस्तु में कम होगा, मतलब वो आसानी से अपने अवस्थाओं में परिवर्तन करने के काबिल हो सकता है। तो ये तो जड़त्व का गुण के बारे में बात करा। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, कौन कौन से, जड़त्व 3 प्रकार, क्योंकि ये वस्तु की गति से रिलेटेड है, तो जैसे गतियों में परिवर्तन हम किस तरीके से देख सकते हैं, उसी तरीके से हम इसे 3 प्रकार में व्यक्त करते हैं। पहला, ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला बच्चों, विराम का जड़त्व। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जड़त्व का मतलब विरोध करना है, और किसका विरोध करना है, विराम का। अगर विराम के जड़त्व के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से कह सकते कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है और विराम अवस्था में से अगर आप किसी भी तरीके का परिवर्तन, मतलब उसको विराम से परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे तो वो इसका विरोध करेगी। विरोध कैसे करेगी, अगर वो विरोध मतलब अगर आप इसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे क्यों ले जाने की कोशिश करेंगे, तो उसका विरोध कैसे जताएगी, अपनी गति में, मतलब आगे क्यों न जाकर के विरोध करने की कोशिश करेगी। अर्थात मतलब अगर वस्तु को विराम से अगर आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो पीछे की ओर झुक करके इसका विरोध कर सकती है। ऐसा ही आपने देखा होगा, अगर किसी विराम में खड़े बस में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और बस अचानक से आगे की ओर चल जाए, या फिर कंडक्टर अचानक बस को आगे को ले जाने की कोशिश करे, तो उसमें जो खड़ा व्यक्ति होगा, अगर उसे कोई ध्यान नहीं है, उसने नहीं पकड़ा है, तो वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉडी है वो इसका विरोध जताती है। इसका भी फिजिकल अपना अपीयरेंस है, फिजिकल महत्व है, भौतिक महत्व है। कैसे, जैसे कि बस का जो निचला सिरा होता है, निचला सिरा हमारे पैर के संपर्क में होता है, क्योंकि निचला सिरा रुका हुआ था, हमारा पैर भी रुका हुआ था, हमारी पूरी बॉडी रुकी हुई थी। जैसे ही निचला सिरा मतलब बस चलेगा तो निचला सिरा भी आगे चलने की कोशिश करेगा, हमारे ऊपरी सिरे इस गति का विरोध करने के लिए पीछे की ओर हटेंगे और हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी और गिरने की स्थिति में आ जाएगी। जैसे मैंने विराम के जड़त्व के बारे में बात करी, सेम ऐसा ही आपने देखा होगा पेड़ों में। अगर पेड़ रुके हुए आप उसे गति में लाने की कोशिश करोगे तो गति का विरोध करने के लिए उसमें जो फल होते हैं वो उसमें से टूटकर बाहर गिर जाते हैं। जैसा ही आपने कंबलों में भी देखा है, विराम में रखा कंबल को अगर अचानक से झटकेंगे तो उसके जो धूल कण वगैरह होते हैं वो जड़त्व के कारण ही बाहर की ओर छटकते हैं। तो अगले के बारे में बात करें बच्चों, विराम के जड़त्व के बाद गति के जड़त्व के बारे में। गति का जड़त्व मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, जैसा कि आपने विराम के बारे में सुना वैसे ही आप जड़त्व की गति के बारे में भी जान सकते हैं। जड़त्व का मतलब विरोध करना और गति का विरोध इसमें होगा। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में से अचानक उसकी गति में परिवर्तन करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे या फिर किसी भी तरीके का कमी लाने की कोशिश करेंगे तो वस्तु इसका विरोध जताएगी, विरोध करेगी। कैसे विरोध करेगी, वो विरोध हमेशा विपरीत दिशा में आकर करेगी, क्योंकि अगर आप कोई काम करते हैं और उसका विरोध देखना है वो हमेशा आपके काम के विपरीत दिशा में ही होगा। ओके, तो यहाँ पर भी वही कहानी देखने को मिलती है। अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कार में चल रहा है, कार में चलते हुए अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, तो ब्रेक लगते ही अगर उसमें बैठा हुआ यात्री पैसेंजर वो आगे की ओर झटका खाता है,
आगे की ओर झटका खाता है, जिससे इसकी बॉडी आगे की ओर झुक जाती है। इसी कारण से हम वहां पे एक बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बॉडी इससे इफेक्टेड ना हो। बात समझ में आ रही है? ये कहानी आपको गति के जड़त्व के कारण ही देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट बात बच्चों हम लोग करेंगे थर्ड, जो कि होगा दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है? दिशा का जड़त्व बच्चों, दिशा के जड़त्व के मतलब कि अगर आप किसी दिशा में चल रहे हैं, जैसे कि आप अगर कार ड्राइव कर रहे हैं और अगर कार ड्राइव कर रहे हैं और आपकी बॉडी कार के साथ ही चलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही आप एक समान चाल से किसी मोड़ पर लेफ्ट की ओर मतलब आप बाईं ओर घूमने की कोशिश करते हैं, तो आपकी बॉडी उसमें सरवाइव नहीं करती और उसका विरोध जताने की कोशिश करती है। और जब भी आप ऐसे लेफ्ट टर्न लेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा राइट की ओर शिफ्ट होने की कोशिश करती है, झुक जाती है। और ये इसी कारण होती है क्योंकि वो लेफ्ट मतलब बाईं ओर झुकने का विरोध करने के लिए राइट मतलब दाईं ओर झुक जाती है। ये भी कहानी आपकी दिशा के जड़त्व को रिप्रेजेंट करती है। ये कहानी आपके बसों में भी होती है। बसों में जब आप ड्राइव करते हो तो बसों की खिड़की के पास जो लोग बैठे होते हैं, बस के अचानक लेफ्ट में मुड़ने की वजह से जो खिड़की के पास लोग बैठे होते हैं वो खिड़की से टकराने का उनका खतरा रहता है। यही कारण है कि वहां पर आपको मना किया जाता है कि आप खिड़की के पास न बैठे। आई होप ये बात क्लियर हो गई, ताकि आप जड़त्व के तीनों नियमों को समझ गए होंगे। तो अब तक तो आपने बात करी जड़त्व के बारे में। तो जड़त्व की कहानी केवल वस्तु की गति से ही रिलेटेड थी, मतलब गति में आप अगर परिवर्तन कर रहे थे तब देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे किसी वस्तु के गति में अगर परिवर्तन हो रहे हैं तो परिवर्तनों के कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं। उसे सबसे पहले बताया था न्यूटन ने। तो न्यूटन ने गति को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम दिए जिसे गति विषयक नियम कहते हैं। तो बात करेंगे हम लोग न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में। न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन मतलब गति को ध्यान में रखते हुए 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या है? पहला नियम जो आपने अभी पढ़ा था, मतलब जड़त्व, वो जड़त्व से ही इंस्पायर्ड है, प्रेरित किया गया है। बस इसमें उन्होंने एक नया वर्ड इंक्लूड कर दिया था और वो इंक्लूड किया था बल के नाम से, वो कारक के नाम से, जिस कारक के बारे में इस पूरे चैप्टर में बात हो रही है। उस कारक का नाम जो है उसे पहले तो पुल या पुश कहा जाता था, मतलब बाह्य खिंचाव अथवा ढकेल जिससे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है या होने का प्रयास करेगा। ऐसा ही उन्होंने फैक्टर इसमें इंक्लूड कर दिया था, क्योंकि अब तक ये जो जड़त्व का नियम है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। मतलब इस जड़त्व के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इनहेंस करके उन्होंने न्यूटन गति विषयक नियम में सबसे पहला नियम दिया। तो न्यूटन गति विषयक नियम में पहला नियम, प्रथम नियम। तो न्यूटन ने गति विषयक नियम के 3 नियम दिए। प्रथम नियम में क्या था? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम एक्चुअली जड़त्व का नियम है। न्यूटन का गति विषयक नियम, यह नियम जड़त्व के नियम, यह नियम जड़त्व के नियम के अंतर्गत, जड़त्व के नियम के अंतर्गत विश्लेषित किया जाता है, जिसके अनुसार यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहे। वो एक समान पथ पर अगर किसी रेखीय पथ पर चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, वो उसी प्रकार से चलती रहेगी। अगर कोई वस्तु किसी विरामावस्था में है, वो विरामावस्था में बनी रहेगी जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल या बाह्य कारक कार्य न करे और उसे असंतुलित करने का प्रयास न करे, तब तक वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वह कारक एक नए कारक के रूप में इस नियम में इंट्रोड्यूस किया गया। तो जिसके अनुसार
यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, अथवा गति अवस्था में है, तब वस्तु अपनी अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाह्य कारक कार्य न करे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? बाह्य कारक, अब वो बाह्य कारक कोई और नहीं, वो बल ही होगा जिससे वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। तो वस्तु अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन भी नहीं करेगी, बनी रहेगी। इसलिए यह नियम जड़त्व के नियम के अंतर्गत आता है। बात क्लियर हो रही है? तो जड़त्व के नियम के अंतर्गत अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वस्तु विराम है, और गति में है तो एक समान वेग से चल भी रही है। ओके, बात करते हैं इसी नियम के आधार पर। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, तो उसमें एक फैक्टर नया देखने को मिलेगा बच्चों, जो आपको वो है संवेग, मोमेंटम। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसमें हमें संवेग देखने को मिलता है। संवेग क्या होता है? संवेग का मतलब थोड़ा समझते हैं। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से ऐसे चल रही है तो एक समान वेग से चलते हुए वस्तु में एक नया कारक आ जाता है जिससे वो बल लगाने के लिए काबिल हो जाती है, बल लगाने में समर्थ हो जाती है। कैसे? अगर मैं इसको बात करूं इस चौक की, तो ये अगर इस तरीके से चल रही है तो सामने जाकर जब टकराएगी तो इस पर वो बल लगाने के काबिल है। मतलब वस्तु जब चलेगी तो वस्तु के चलते हुए वह क्षमता आ जाती है वस्तु में कि जब वो किसी अगले सरफेस से टकराए तो उसे गति में लाने की शक्ति रखती हो, सामर्थ्य रखता हो। तो वस्तु में इस तरीके की अवस्था को वस्तु में संवेग कहते हैं। मतलब वस्तु जब गति में आ जाती है तो गति में आने के बाद वो अगले सरफेस को गति में लाने की क्षमता रखती है, और इस क्षमता को, इस माप को वेग के संवेग कहते हैं। तो संवेग क्या है? संवेग को हम लोग P से दिखाते हैं। तो किसी वस्तु का जो संवेग है वो किसके वजह से आता है? गति की वजह से आता है। किसी वस्तु का जो संवेग है, किसी वस्तु का संवेग वस्तु के वेग की वह माप है, वेग की वह माप है जो वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल से प्राप्त होती। ओके, तो यहां से अगर मैं ये कहूं कि वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू, क्योंकि वेग से प्राप्त होती है, तो वेक्टर ऑफ V इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ m इंटू वी, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि वस्तु में वेग होगा तभी वो अगले पर बल लगाने के काबिल होगी। और इस फैक्टर को या फिर इस कारक को हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल p से। तो वस्तु का जो संवेग है वो वेग से ही मिलेगा। वस्तु में वेग नहीं तो संवेग भी नहीं। तो यहाँ पर ये आपका द्रव्यमान होगा। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग से मिली है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, और इसका बीमा भी निकाल सकते हैं बच्चों। इसका बीमा हो जाएगा m kg का बच्चों, इसका L, और इसका बच्चों लिख सकते हैं T-1। ये इसका डायमेंशन आ गया। तो कल मतलब अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे संवेग के कुछ
इंपॉर्टेंट तथ्य और इसके ग्राफ को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बने रहिए अगले लेक्चर के लिए। धन्यवाद।